Yeah. So today what I have for you? Today I have for you a very important work of Virginia Woolf. और जो वर्जीनिया वुल्फ का ये वर्क है ये क्या है? इट्स अ नॉन फिक्शनल वर्क. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्क? दिस इज थ्री गिनीज एक उनका नॉन फिक्शनल वर्क है. और ये जो वर्क रहा है ऐसे की शक्ल में आया हुआ है, पब्लिश्ड इन जून 1938. तो दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. पहला क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है? थ्री गिनीज इज अ बुक लेंथ essay. It's a book, a non-fictional work. It came in the form of the essay written by Virginia Woolf, published in June 1938. सेम वही चीजें यहाँ पर कि इसका ऑथर कौन है? वर्जीनिया वुल्फ है. कवर आर्टिस्ट कौन रही है? वनीजा बेल है. पब्लिश कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है. लैंग्वेज इंग्लिश है. पब्लिशर होगार्थ प्रेस. होगार्थ प्रेस को मैंने आपको पहले भी बताया था. जो होगार्थ प्रेस था ये ब्लूम्सबरी ग्रुप, इनके हस्बैंड और इन लोगों ने मिल करके निकाला हुआ था. और होगार्थ प्रेस में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द राइटर्स हु बिलोंग टू ब्लूम्सबरी ग्रुप उनके वर्क को यहाँ पे पब्लिश किया जाता था. पब्लिकेशन डेट 1938, पेजेस 285. So here you see कि at a glance में you have to just remember 2 or 3 important questions की. थ्री गिनीस एक बुक है, नॉन फिक्शनल वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, पब्लिश्ड इन 1938. इसके ऑथर वर्जीनिया वुल्फ है. कवर आर्टिस्ट वनीजा बेल है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का भी मेंबर रही है. कहां से निकला? होगार्थ प्रेस से निकला हुआ है. इंफॉर्मेशन. उसके बाद बैकग्राउंड क्या है, किस कंडीशन में लिखा गया, क्या क्या चीजें रही हैं. यू हियर कम टू नो कि थ्री गिनीज इज अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन. ये फिक्शन नहीं. अमूमन जो है इवन माई सेल्फ on various platform I said that it's a fiction. It's not a fiction, it's a non fiction. ये शक्ल जरूर फिक्शन की मिल जाएगी, लेकिन अगर एक कभी कैटेगरी आता है कि इसे whether is it a fictional work or non fictional work, तो ऐसे की शक्ल में नॉन फिक्शन है. It was initially conceived as a novel essay. यानी इसको इनिशियली क्या कंसीव किया गया था? नॉवेल एसे कंसीव किया गया था. नॉवेल एसे का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा नॉवेल जो एसे की शक्ल में लिखा गया है. which would tie up the loose ends left in her earlier work, A Room of One's Own. जो काफी हद तक जो उनका लूज एंड था, और तो इस वर्क को जोड़ा गया. किससे जोड़ा गया? अ रूम ऑफ वंस ओन से जोड़ा गया. रूम ऑफ वंस ओन भी लेक्चर की जो उन्होंने डिलीवर किया था तमाम इंस्टीट्यूशंस में, उसी को कंपाइल किया गया था. देन द बुक केम अ रूम ऑफ वंस ओन. उसी सेम पैटर्न पर थ्री गिनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि which two works of Virginia Woolf have similarities than Three Guineas and A Room of One's Own. The book was to alternate between fictive narrative chapters and non-fiction essay chapters demonstrating Woolf's views on war and women. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरे वर्क में किसको लेकर के बात की गई है? वार को लेकर के बात की गई है और वुमन को लेकर के बात की गई है. So you see here, what you see here, कि demonstrating Woolf's views on war and women in both types of writing at once. In both types of writing at once. कह रहे दोनों जो है जो राइटिंग है उनमें उन्होंने ऐसे ही चीजों को लेके बात किया है, लेकिन खास करके इसमें उन्होंने वार और वुमन को लेकर के बात की. तो वार और वुमन, वार in the sense कि why the war is broken out in the society. Is it does it bring any solution or not? एक पॉइंट. फिर उसके बाद वुमन का राइट्स है, वुमन का अथॉरिटी है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ कि वार एंड वुमन इन बोथ टाइप्स ऑफ राइटिंग एट वंस. This unfinished manuscript was published in 1977 as the Parjeeters. ये जो अनफिनिश्ड इनका मनुस्क्रिप्ट था, ये जो है 1977 में उनके मरने के बाद पार्जीटर्स में पब्लिश हुआ. When Woolf realized the idea of a novel essay was not working, she separated the two parts. The non-fiction portion became Three Guineas. करें जो non-fiction portion था या किसकी शक्ल में आया? Three Guineas की शक्ल में आया. The fiction portion became Woolf's most popular novel during her lifetime, The Years. और जो fiction portion था वह क्या हुआ? उनकी नावल की शक्ल में आया जिसका क्या नाम है? The Years. Which charts
सोशल चेंज फ्रॉम 1880 टू द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, जो कि तमाम चेंजेस को लाता है, जो तमाम बदलाव को अगर आप देखेंगे उन सब चीजों को लाता है या उनके बारे में बात करता है। So we are getting here, what we are getting here, some important points which we have to remember कि जो उल्फ है, अगर उल्फ को लेकर के हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मिसेस डॉलोवे टू द लाइट हाउस, मोस्ट प्रोबेबली हु आर परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहां पे जो है एक पेपर हम लोगों के समय में चलता था जिसमें ये था कि 20th सेंचुरी फिक्शन। तो 20th सेंचुरी फिक्शन में उनके इस वर्क को बहुत पढ़ाया जाता था, मिसेस डॉलोवे, और साथ ही साथ आपका आप कह सकते हैं कि टू द लाइट हाउस। बट अभी लास्ट वाले में मैंने जो बात किया था वो प्रोफेशन फॉर वुमन को लेके बात किया, फिर मैंने उसके बाद जो बात किया आपको याद होगा रूम ऑफ वंस ओन को लेकर के कल मैंने बात किया था। आज मैं थ्री गिनीज को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जो थ्री गिनीज है इसमें किसको, वार और वुमन को लेके बात की गई है। 19 ये जो फिक्शन है नॉन फिक्शन है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो इनका फिक्शनल पार्ट रहा है वो द ईयर्स की शक्ल में आया है, जिसमें तमाम चेंजेस जो 1880 के बाद हुए हैं उसको लेकर के बात की गई है। Then you find it was so popular, in fact, that pocket-sized editions of the novel were published for soldiers and as leisure reading during World War II। काफी पॉपुलर हुआ और पॉकेट एडिशन में भी जो है आया, खास करके जो है सोल्जर्स के लिए आया कि जब वो फुर्सत के समय हो तो वो उसको क्या कर सके, पढ़ सके। क्योंकि बैटल फील्ड में भी आप नावल को ले जा सकते हैं। नावल जो है क्या टेक्स्ट, नावल क्या कोई भी टेक्स्ट बुक यू कैन जस्ट ब्रिंग विद यू, उसको आप लेके जा सकते हैं। सो हियर यू गेट व्हाट, हियर यू गेट वन सिग्निफिकेंट पॉइंट, हियर यू गेट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नावल को पॉकेट थिएटर भी कहा जाता है। और अमेरिकन क्रिटिक आई जस्ट क्रशा समथिंग क्रशा, अमेरिकन क्रिटिक क्रशा यूज्ड दिस फ्रेज की नावल इज पॉकेट थिएटर। In my book, An Imral Guide to English Literature, I have mentioned the name of that critic, but I myself is missing, थोड़ा सा एक नाम याद आ रहा है कि क्रशा। तो रिमेम्बर दैट कि इसका पॉकेट एडिशन आया कि छोटी सी हो और इसको पॉकेट में रख करके लोग लेके जाएं, पढ़ें, और खास करके किसके लिए, वर्ल्ड वार के समय जो सोल्जर्स होते थे, दोज हु वर इन द बैटल फील्ड। तो जो अब बैटल फील्ड में सोल्जर्स हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि दे डोंट हैव एनी अदर, आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ एम्यूजमेंट, उनके लिए जो वो नहीं था। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते थे, दे हैव द ऑप्शन टू रीड द फिक्शन, दे हैव द ऑप्शन टू रीड ड्रामा, टू रीड शॉर्ट स्टोरी, टू रीड द नॉवेल। बुक्स वर द बोजम फ्रेंड दैट टाइम देयर वाज नो 4G 3G स्मार्टफोन टीवी। तो 55 साल तक वार चल रहा, कई कई साल तक सोल्जर्स जो बैटल फील्ड में। तो इन दिस सिचुएशन जो बुक्स वगैरह थी, फिक्शन था, नॉन फिक्शन था, ये उनके लिए क्या था, सोर्स ऑफ एम्यूजमेंट होता था। तो इसका पॉकेट्स वर्जन भी आया जो है, स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टू रीड सोल्जर्स इन ड्यूरिंग लेजर। और वी गेट हियर व्हाट, वी गेट हियर कि ये जो पूरा का पूरा शीट है, इस शीट में नॉन फिक्शन वर्क का उनको लेकर के बात किया गया, रूम ऑफ वंस ओन को कल यस्टरडे आउट, और आज जो बात हो रही है कि जो ये बुक है थ्री गिनीज, इसमें उन्होंने वार और वुमन को लेकर के बात किया हुआ है। और जो फिक्शन की शक्ल में आया था द ईयर्स, और जो नॉन फिक्शन की शक्ल में आया था थ्री गिनीज को लेकर के, ऑल दिस थिंग। Structure and overview, if you go then you find what ki the entire essay is structured as a response to an educated gentleman who has written a letter asking Wolf to join his efforts to help prevent war। कह रहे कि पूरा जो इंटायर एसे है वह एक रिस्पॉन्स की शक्ल में लिखा गया था। किसी जेंटलमैन ने इनसे कहा कि आप हमारे साथ शामिल होइए, क्या करने के लिए, टू हेल्प प्रिवेंट वार, कि किसी तरह से वार को रोका जा सके। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने उस एसे को लिखा। तो यू गेट ये वर्ड कि कैसे स्ट्रक्चर तैयार हुआ। द स्ट्रक्चर केम इन हर माइंड, some gentleman, educated gentleman wrote this particular thing, this essay, और उसमें उनसे रिक्वेस्ट किया कि come and join and just help to prevent war। War was looming in 1936, 1937, and the question was particularly pressing to Wolf, a committed pacifist।
इन द मतलब वार का एक एटमॉस्फेयर तैयार हो गया था 36-37 में। वार सेकेंड वर्ल्ड वार तो 1939 में इट स्टार्टेड एंड इट केम टू एंड इन 1945 में। तो दिस सिक्स वी कम टू नो, तो एक पूरा सिचुएशन तैयार हो गया कि प्रेसिंग टू वुल्फ अ कमिटेड पैसिफिस्ट। देन यू सी इवन की हियर यू सी व्हाट हियर यू सी की ये पूरा का पूरा। फिर इन द जेंटलमैन से लेटर ही इज नेवर नेम्ड, ही आस्क्ड वुल्फ फॉर option about how best to prevent war and offer some practical steps. The person who wrote the letter, जिस भी आदमी ने लेटर को लिखा था, उसने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा कि आप मुझे बताइए कि वार को कैसे रोका जाए। वुल्फ फॉर ओपिनियन अबाउट हाउ बेस्ट टू प्रिवेंट वार, कैसे अच्छे ढंग से वार को रोका जाए। एंड ऑफर सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, और कैसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाए। Woolf opens her response by stating first and with some slight hyperbole that this is a remarkable letter, a letter perhaps unique in the history of human correspondence, since when before has an educated man asked a woman how in her opinion war can be prevented। एक बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने बताया कि यह लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी पुरुष ने किसी महिला से पूछा कि वार को कैसे रोका जा सकता है और कैसे जो है महिला का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वरना जो पुरुष मेंटालिटी है वो हमेशा खुद डिसीजन लेती है। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ यूनिक लेटर। व्हाई द लेटर इज यूनिक? इट्स अ यूनिक लेटर बिकॉज some male has written and asked questions to whom to Virginia Woolf की just help to prevent war या just give some suggestions, some practical step, what practical steps we have to take। तो ये एक पॉइंट है कि a male has written but the name of that male is unknown, never mentioned कि who has written this letter। So that letter has been written by a male just getting suggestion from a woman, a well-known novelist of that time कि what step must be taken to prevent war। तो उन्होंने कहा ये लेटर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। Despite the remarkable nature of the letter, Woolf has left it unanswered because, as the daughter of an educated man without access or place in public world of professions, universities, societies, and government, she fears that there are fundamental differences that will make her impossible for educated men to understand। ये एक दूसरा उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि इस लेटर के जवाब नहीं दिया। वुल्फ हैज लेफ्ट इट अनआंसर्ड। अनआंसर्ड उन्होंने रखा बिकॉज क्यों? एज द डॉटर ऑफ एन एजुकेटेड मैन, वो एक शिक्षित व्यक्ति की तो बेटी थी, लेकिन विदाउट असेस और प्लेस इन द पब्लिक वर्ल्ड, उनका लेकिन कोई वो एक शिक्षित बेटी थी पढ़े लिखे पिता की, लेकिन उनकी पब्लिक प्लेस में कोई पकड़ नहीं थी। ना ही जो है जो पब्लिक वर्ल्ड प्रोफेशंस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना सोसाइटीज है, ना गवर्नमेंट में कोई पकड़ती। इसलिए उन्होंने कहा शी फील्स दैट देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस। कथनी और करनी में कहा जा सकता है कि कुछ अलग हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस पर साइलेंट रहना जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी बात रखूंगी तो आई डोंट हैव एनी पोजीशन, आई डोंट होल्ड एनी पोजीशन ईदर इन यूनिवर्सिटी, I don't hold any position in any government institutions, societies who is ready to hear me या who is ready to respond me। उनको लगता था अगर मैं अपनी बात रखूंगी भी कहूंगी भी तो मुझे कौन रिस्पॉन्ड करेगा। एक मेंटालिटी काम करती पुरुष सत्तात्मक समाज का, वही अकेले उसमें इंगेज रहेगी। तो उन्होंने एक ये बड़ी बात कही, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, without access or place in the public world of profession, universities, societies and government, she fears that there are fundamental differences that will make her impossible for educated men to understand। कह रहे यह इम्पॉसिबल है एजुकेटेड मैन कि वे उनकी बात को समझ सके। एक नारी अगर इस पर सजेशन देती है, एक औरत अगर इस पर सजेशन देती है, वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे फादर की बेटी हो, लेकिन उसका चूंकि कहीं पे कोई होल्ड नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा तबका पुरुष समाज है वह उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। This sets up the fundamental tension of the work between, on the one hand, the desire to leave behind the stifling private home as to help the prevent war, an aim that Woolf certainly shares with her interlocutor, and on the other, an unwillingness to simply ally with the public world of men. Behind us lies the patriarchal system, बिहाइंड अस लाइज द पैट्रियार्कल सिस्टम। हमारे आगे पीछे कौन सा सिस्टम लाइक कर रहा है? पैट्रियार्कल सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैट्रियार्कल सिस्टम, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, डिसीजन, ये सब चीजें।
The private house with its nullity, its immorality, its hypocrisy, its servility. उन्होंने बताया कि जो पूरा समाज है इसमें जितना न्यूलिटी है, इमोरलिटी है, हिपोक्रेसी है, सर्विलिटी है, सब कुछ हु गवर्न द इंस्टीट्यूशन, हु गवर्न द सोसाइटी, सब मेल गवर्न द सोसाइटी। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वुमन अपनी बात को रख सके, वो भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर जो है। बिफोर अस लाइज द पब्लिक वर्ल्ड, द प्रोफेशनल before us like the public world, the professional system with its possessiveness, its jealousy, its pugnacity, its greed। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे अपने चारों तरफ तो एक प्रोफेशनल सिस्टम है, और वह सिस्टम क्या करता है, पॉजिटिवनेस है, उसके अंदर जेलसी है, पग्निसिटी है, लालच है, और वह कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं होता। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the particular system which we have developed, that system is the system of patriarchal system, and in patriarchal system always the voice of a man is heard, the decision of a man is taken, the decision of a man is welcome, and in that system if any woman come and gives her opinion, she will be the part of mockery, the people will ridicule, the people will not take that lady seriously। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है ना, मम रहना, चुप रहना। तो वो उन्होंने बताया नहीं, मैंने उन्होंने दो चीजों को लेकर के बात किया, वार को लेकर के बात किया, वुमन को लेकर बात किया। सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, एक आदमी ने लेटर लिखा कि आप पढ़े लिखी हैं और आप कुछ जो है, उस समय इनका नाम अपना था, शोहरत इज्जत थी, तो आप अपना ओपिनियन दीजिए कि कुछ सम प्रैक्टिकल टिप्स और स्टेप्स हाउ द वार कैन बी प्रिवेंटेड, उसको वार को होने से कैसे रोका जा सके। उन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही आई कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है सारे इंस्टीट्यूशंस को रन करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करती है। आई डोंट होल्ड एनी पोजीशन इन यूनिवर्सिटी, इन सोसाइटी, इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, इन गवर्नमेंट, तो हु विल लिसन मी, कौन मुझे सुनेगा, क्या चीजें होंगी। इसलिए उन्होंने कहा, एक तरह से उन्होंने इस पे बड़ा कमेंट किया कि वार जो दुनिया में हुआ जितना भी केवल पुरुषों की वजह से हुआ, और पुरुषों की वजह से दुनिया में तबाही ज्यादा आई हुई है। In the course of responding to the educated man's question and practical suggestion, Wolf turns to two other letters, a request for funds to help rebuild a women's college। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या चीज, अ रिक्वेस्ट फॉर फंड्स टू हेल्प रीबिल्ड अ वुमेन्स कॉलेज। हमेशा उन्होंने कहा कि पुरुषों को आगे बढ़ करके ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जहां पे वुमेन्स कॉलेज बने, and a request for support for an organization to help women enter the professional life। और एक ऐसा and a request for support for, और एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो औरतों को सपोर्ट करे कि तमाम प्रोफेशंस का वे हिस्सा बने। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये प्रैक्टिकल ऐसे को समझने, देखिए फैक्ट तो आप कहीं से भी पा सकते हैं, बुक आप छपी, बुक में ये हुआ, बुक में का राइटर ये है, वनीजा मिले रही, ऑल दिस यू कैन जस्ट गेट दिस इंफॉर्मेशन एनीवेयर, बट what you have to think, you have to just develop the critical analysis कि what the information do you get, what was the purpose, why the book has been written, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन यू गेट हियर व्हाट कि जो ये पूरा का पूरा women enter the professional life, both allow Woolf to articulate her criticism of the structure of education and the professions, which mostly involves showing how they encourage the very attitudes that lead to fascism both at home and abroad। Woolf does not refuse the values of education, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया वैल्यू ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा एजुकेशन ही है जो हमें सब कुछ देता है, एजुकेशन होना चाहिए। वुल्फ डज नॉट रिफ्यूज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस को उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। आउटराइट बट सजेस्ट कंडीशन विच द डॉटर्स ऑफ एजुकेटेड men will need to heed if they are to prevent being corrupted by the public order। She imagines, for example, a new kind of college that avoids teaching the tools of domination and pugnacity. That's pugnacity,
उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे कॉलेज को डेवलप करना चाहिए जो हमें ये ना बताए कि हमें कैसे डोमिनेट होना। ज्यादातर कॉलेजेस में जो पुरुष समाज है, वहां पे अगर पुरुष टीचर्स हैं तो दे ओनली टीच वन लेसन कि हाउ यू हैव टू डोमिनेट, मतलब डोमिनेशन वो डायरेक्ट नहीं करते। अगर वहां पे जो है पार्टिसिपेशन वुमन का नहीं होगा तो जो गर्ल्स चाइल्ड है या जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो अपनी बातें सही से नहीं रख पाएंगे। इसलिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में तो 50-50% होना चाहिए, जो कि पुरुष का और उसका, खास करके इसीलिए प्राइमरी में देखिए ज्यादातर वो सब चीजें, कॉन्वेंट स्कूल के जितने भी है वो सब दे प्रिफर फीमेल टीचर्स उसमें। तो ये सब की चीजें ध्यान में रखना है कि उसमें उन्होंने कहा एन एक्सपेरिमेंटल कॉलेज एंड एडवेंचरस कॉलेज इज शुड टीच, और एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल हो, जो नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करे, जो नई जो है साहसिक कदम उठा सके। इज शुड टीच द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स लाइव्स, एक ऐसा कॉलेज जो लोगों के, दूसरे लोगों के जीवन को समझ सके। द टीचर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द गुड लाइव्स एज वेल एज फ्रॉम द गुड थिंकर्स, और एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे टीचर्स जो है कहाँ से आए, टीचर्स जो है वो उनके अंदर अच्छी हैबिट हो और साथ ही साथ वो गुड थिंकर्स हो। द टीचर्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द गुड लीवर्स as well as from the good thinker. This is a very significant point कि what is the role of the teacher, जबकि वो 100 साल पहले लगभग ऐसा सोच रही है कि when women were not allowed, when women were not allowed, so that is the point. In the final section, Wolf returns from the topics of education. करें फाइनल सेक्शन में वुल्फ की वापसी होती है एजुकेशन को लेकर के, एंड द प्रोफेशंस ऑफ द लार्जर एंड द प्रोफेशन टू द लार्जर क्वेश्चंस ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर एंड द प्रैक्टिकल measures suggested for doing so. In it, she argues that although she agrees with her interlocutor that war is evil, तो ये बताती है वार तो बुरा है, दे मस्ट अटेम्प्ट टू इरेडिकेट इट, और हमें कोशिश करना चाहिए कि वार का समापन किया जाए, वार जो खत्म हो, वार किसी सूरत में ना होने पाए। And since we are different, Wolf concludes our help must be different. Thus, the value of Wolf's opinion on how to prevent war lies in its radical differences from the ways of men. उन्होंने कहा कि जो वुल्फ का तरीका है वार को रोकने का वह अलग तरीका है, और जो रेडिकल थॉट आदमियों का है वह अलग है बिल्कुल जो है। इट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कंप्लीटली अंडरस्टूड इज देन द कंडीशन ऑफ इट्स यूजफुलनेस। So you come here to know what you come to know here कि these are the different points, the different things which you see here. अब इसका थीम क्या है, जिस किन किन पॉइंट्स को लेकर के इसमें बात की गई है। वुल्फ रोट द एसे टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यही इसका थीम है। क्या क्या है? फ्रॉम एन एंटी वार सोसाइटी, हमें एक ऐसा सोसाइटी डेवलप करना जहां वार नाम का कॉन्सेप्ट ना हो, जो वार के खिलाफ खड़ा हो। हाउ शुड वार बी प्रिवेंटेड, वार को कैसे रोका जा सके। तो एक तो इस थ्री गिनीज का जो थीम है, डेवलपिंग एंटी वार सोसाइटी, या हाउ शुड वार बी प्रिवेंटेड। दूसरा थीम है फ्रॉम वुमेन्स कॉलेज बिल्डिंग फंड, उन्होंने बताया कि जो वुमेन्स कॉलेज है उनको कैसे जो है फंडिंग मिले और कैसे वुमेन्स कॉलेज को बनाया जाए। व्हाई डज द गवर्नमेंट नॉट सपोर्ट एजुकेशन, उनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट क्यों नहीं करती है। एक्चुअली द फंड वाज अ मेटाफर फॉर फैमिली प्राइवेट फंड्स टू सेंड द बॉयज ऑफ द फैमिली टू कॉलेज एंड नॉट द वुमन। उन्होंने बताया कि जो ये फंड, ये वर्ड यूज कर रही है, यह जो फंड मेटाफोरिकल वे में है, और ये फैमिली के ऊपर एक अटैक है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बॉयज को स्कूल भेजते हैं, गर्ल्स को नहीं भेजते हैं। तो एक उन्होंने ये पढ़ लिया। तीसरा उन्होंने लिया कि फ्रॉम अ सोसाइटी प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल वुमन, एक ऐसा समाज डेवलप किया जाए जो औरतों को भी रोजगार मुहैया कराए। वाई आर वुमेन नॉट अलाउड टू एंगेज इन अ प्रोफेशनल वर्क। तो ये तीनों क्वेश्चंस उन्होंने लिया, यही इसका थीम है। वार को उन्होंने लिया, वुमन कॉलेजेस को लिया कि उसकी फंडिंग या वुमन एजुकेशन क्यों नहीं होता है, और औरतों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता। ये 3 पॉइंट उन्होंने लिया। The book is composed of Woolf's responses to a series of letters. The question and answer format create a sense of dialogue and debate on the politically charged issues to the essay tackles, rather than just presenting
simple polemical diatribes on each topic. The principle of dialogue is one that inform much of his work. इसमें कुछ ऐसा नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं. And marginalized groups, उसमें अगर आप देखें, आप इसमें लोवे है, थ्री गिनियाज है, ये इस पर रहा है. उस पे उन्होंने दिया हुआ एपिस्टलरी लेटर फॉर्म में है. नथिंग एट ऑल. अब और इस पे और नहीं बात करना, उतना ही उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था. एंड आई थिंक आई हैव डन एंड यू ऑल हैव एंजॉयड. If you have any doubt or any questions, you can ask if you want to say anything. Nowadays, some Richard Crashaw. Yeah, कुंवर साहब ने कहा Richard Crashaw. I was just saying Crashaw. Richard Crashaw used the word pocket theater. Thank you, Manvi. Thank you, Kunwarji. Thank you, Jagriti, Manju, and all the people who have joined this session. Thanks giving for your beautiful company. हमारा ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की हम टाइम देख करके पढ़ाएं. हमारा बस ऑब्जेक्टिव है कि एक दिन में हम एक टॉपिक को लेंगे, उसको कवर करने में जो भी समय लगेगा. It doesn't matter for me, but I will take only one topic and I will complete it anyhow. So I hope that you all have enjoyed. Let me conclude it here. If you have any doubt or any query, you can just send me. कल मैं और बात करेंगे. अभी मैं इनके 2 नावल को भी कवर करूंगा, टू द लाइट हाउस, और आपका जो है एक और नावल उनका रहा है, उसको मैं कवर करूंगा. नॉट टुडे बट टुमारो. ठीक हो. थैंक